ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग मटेरियल को कवर किए थे, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग मटेरियल तक कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है लेबर वेरिएंस पर, है ना? डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस जो है। तो डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस और डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस जो है उसका दोनों का ही फॉर्मूला लगभग सेम है ना? थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है। अंतर है क्या कि वहां पे हम लोग मटेरियल वेरिएंस में मेनली क्वांटिटी लिखते थे, है ना? और यहाँ लेबर वेरिएंस में हम लोग क्वांटिटी की जगह, क्योंकि लेबर तो आवर्स में काम करते हैं तो उनको जो पेमेंट है, ठीक है, तो तो आवर्स के रूप में अगर एक्सप्रेस्ड है तो आवरली रेट से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्वांटिटी जो था, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा लेबर वेरिएंस में, ठीक है, वो क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, लेबर में किसका रूप ले लेगी, ठीक है, टाइम का, ठीक है, क्योंकि टाइम से चल रहे हैं। और ठीक है, जैसे आवर्स पे, और जो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल में था हमारा प्राइस करके, है ना? तो यहाँ पे क्या है रेट करके आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आइडल वेरिएंस भी है यहाँ। ठीक है, तो आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है, तो वो भी एक आ जाएगा। तो आइडल अगर जब काम नहीं होता है, एबनॉर्मल कारणों से काम रुका रह जाता है, ठीक है, मतलब जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसके लिए, तो उसका वो निकल जाता है, उसका फॉर्मूला IT इंटू SR है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के ऊपर डिटेल में वीडियो है, तो आप वीडियो रेफर करेंगे चैनल पर ही। ठीक है, तो ऐसे तो हम ग्रुप में भेज देंगे, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैनल पर ही आप देख सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेबर वेरिएंस के ऊपर, तब लेबर वेरिएंस टॉपिक से, तो वहां आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट वेरिएंस है हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट वेरिएंस है हमारा ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो ओवरहेड वेरिएंस अब क्या है, ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हो गए ओवरहेड। ठीक है, तो इसमें ओवरहेड में भी दो कैटेगरी है। ठीक है, मेनली क्या क्या है, एक है हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो ओवरहेड वेरिएंस दो तरह का हो गया, कौन कौन सा, एक है पहला वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड करके दो नाम से है। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस दो कैटेगरी में हो गया। ठीक है, तो एक है वेरिएबल और एक है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो वेरिएबल तो हम लोग जानते हैं जो एक्चुअली किससे डिफर करता है या कैसे चेंज होता है, आउटपुट जैसे जैसे हम मतलब जितना प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हैं, है ना, उतना बढ़ते जाएगा, और घटाएंगे तो घटते जाएगा। और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है तो ये नाम से ही दिख रहा है ना कि ये एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या होता है, ये तो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो तो ओवरहेड वेरिएंस वेरिएबल वाला है, तो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या हुआ, जितना हम लोग इसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जितना एक्चुअल में आया, उसी का तो डिफरेंस हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कवर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, वही सेम चीज है फिक्स्ड के लिए भी। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस हमारा आता है, अब फॉर्मूला जब हम लोग देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड का, ओवरहेड वेरिएंस का, तो आप पाएंगे कि ये
लगभग सेम तरह का है जिस तरह का हम लोग कर रहे थे। ठीक है? मतलब जैसे इसमें भी 3 कैटेगरी, इसमें भी कैटेगरी है ना? एक क्या है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है? और ठीक है, इसमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है हम लोग को कि अगर हम ओवरहेड वेरिएंस देख रहे हैं, है ना? तो पहले रेट जैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल ओवरहेड जितना हमको लगता है उस पीरियड में होगा, डिवाइड करते हैं मेरा कितना वॉल्यूम है ना? मतलब कितना हम उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे क्या निकल जाएगा हमारा रेट। तो वो चाहे रेट किसका है, वेरिएबल ओवरहेड वाला रेट हो, ठीक है? या हमारा फिक्स्ड ओवरहेड रेट हो, स्टैंडर्ड रेट इस ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। कितना टोटल ओवरहेड आ गया डिवाइडेड बाय कितना नॉर्मल यूनिट्स है, तो उसके बेसिस पे निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देख रहे थे हम लोग कि पहला है जैसे वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है? तो वेरिएबल ओवरहेड के अंदर हमारा, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर हमारा क्या है, पहला है ऑन द एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस या शॉर्ट में उसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसमें 2 कैटेगरी है, ए और बी करके। तो सबसे पहले एक कैटेगरी में है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। तो आवर्स के लिहाज से क्या फॉर्मूला ठीक है? हालाँकि हमारा जो इसमें जैसे हम लोग पहले करते थे, है ना? जैसे लेबर में है एआर फिर ब्रैकेट एसटी माइनस एटी। अच्छा, यहाँ पे ओवरहेड वेरिएंस वाला अभी वाला पार्ट देखने से पहले आप बेटर है क्या जो लेबर वाला जो वेरिएंस वाला वीडियो है उसको अगर देख लें तो। फिर क्या, क्योंकि सीक्वेंस से चल रहा है ना, पहले मटेरियल देख लीजिए, ठीक है? या जो लोग क्लास कर चुके हैं तो वो लेबर पहले देखिए, फिर इस पार्ट को जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है फिर देखिएगा, ठीक है? इससे आपको आसानी रहेगा, सीक्वेंस में चलेंगी चीज़ें तो। ठीक है? जैसे लेबर में हम लोग ऐसे लिख रहे थे, है ना? और मटेरियल में ये रेट की जगह क्या हो रहा था, प्राइस हो जा रहा था, ठीक है? तो जो वो वहाँ जो फॉर्मूला है, ये भी यहाँ पे भी वही है ना? तो जो मटेरियल में ये नीचे वाला फॉर्मूला है और ऊपर ये किसका, लेबर का। तो आप देख सकते एक ही जैसा फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है, ठीक है? और अगर मेरा बजटेड ज़्यादा आया तो वो फेवरेबल होगा, है ना? और कम आया तो अनफेवरेबल होगा, ठीक है? बुक से भी पैरेलली अगर आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो एक है आवर्स के बेसिस पे और दूसरा यूनिट्स के बेसिस पे। तो यूनिट्स के बेसिस पर उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला है ना? हालाँकि वो क्या है कि आपका अ, फॉर्मूला में बस चेंज है ना? यहाँ ऊपर में आवर्स के बेसिस पे बनाए, नीचे में यूनिट्स के बेसिस पे। तो यूनिट्स के बेसिस पे जैसे है तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं क्या है फॉर्मूला, बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो कि इन एक्चुअल आवर्स स्पेंट है, मतलब एक्चुअल आवर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एसआर, ठीक है? तो बुक से आप देखिएगा, तो ये मेनली यूनिट्स के लिए है। और उसी तरह फिर दूसरा जो वेरिएंस है वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर, वो क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है? पूरा नाम लिखा हुआ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस या शॉर्ट में सिर्फ एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है? तो इसमें भी 2 बेसिस है, क्या-क्या? एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स और दूसरा है, तो एक आवर्स का है और दूसरा है स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है? तो इन 2 बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? जिसमें आप देखिएगा कि जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, तो वो जैसे पहले वाला जो फॉर्मूला था, है ना? जैसे मटेरियल केस में था ना एसपी ब्रैकेट, ठीक है? एसक्यू माइनस एक्यू, ठीक है? तो वो पहले ही वाला जैसे, और रेट अगर लेबर वाला बात करेंगे तो एसआर हो जाएगा और ब्रैकेट में एसएच माइनस एएच, ठीक है? यहाँ पे क्वांटिटी को तो टाइम के हिसाब से, मतलब आवर्स के हिसाब से जो हम लोग करते हैं, ठीक है? और यूनिट्स के लिए फिर से यहाँ पे अलग फॉर्मूला है, ठीक है? और यहाँ मेनली क्या यूनिट्स में जब हम देखेंगे, ठीक है? तो ठीक है, एसआर ब्रैकेट में एसक्यू माइनस ईक्यू। तो ऐसे तो फॉर्मूला देख लेंगे, और बेटर हमको तब समझ में आएगा जब हम साथ में एक इलस्ट्रेशन है जो आपके बुक में, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 20 है,
उसको भी आप साइमल्टेनियसली कर ले। जैसे यहाँ फॉर्मूला पढ़ लीजिए, फिर साथ में वो कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्लैरिटी हो जाएगा। तो एक ही इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो होमवर्क में लिख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 20, ठीक है। इलस्ट्रेशन 20 लिख लीजिए। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इजी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मटेरियल कर ही लिए, लेबर का भी वीडियो है ही, तो बस इसमें है तो जो फॉर्मूला है उसको बस अप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो मेन क्या है, फॉर्मूला इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जो ओवरहेड वेरिएंस का ही नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो वेरिएबल कर लिए, अब क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में जैसे हम लोग जानते हैं जो क्या है डिफरेंस जो आएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में और जो एक्चुअल में हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड आया, ठीक है। तो इससे पता चलेगा अंडर रिकवरी हुआ या ओवर रिकवरी हो गया है फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब स्टैंडर्ड से कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है। तो जो ये वेरिएंस है वो इसमें जब आप देखेंगे बुक में तो बहुत सारे इसमें मतलब जितने नॉर्मली जैसे हम लोग मटेरियल और लेबर में कर रहे थे उससे ज्यादा यहाँ पे वेरिएंस है, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्यादा है, और क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटर क्या है कि हम एक बार कम से कम अभी रीड कर ले और फिर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से पहले हम मतलब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस तक कवर करके रखे, और अगर फिर जैसे मेरे पास टाइम फिर बाकी सब सिलेबस भी कंप्लीट करने के बाद तो फिर आप इसको देख सकते हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा हम लोग का जो ज्यादा मायने रखता है वो मटेरियल और लेबर है, और वेरिएबल भी हम लोग देख लिए। तो इसको जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए कि इसको इसका फॉर्मूलाज रीड करके, ठीक है, पहले रीड करके जो इसका इलस्ट्रेशन है उसको आप कोशिश करिएगा कि उसको करें। लेकिन इसमें अभी हम लोग उतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि पहले हम लोग जो दूसरे एरियाज है उसको कवर करेंगे। तो आप इसमें आप कोशिश करिए खुद से, इसको होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। तो एक दो ही इलस्ट्रेशन है जहां तक हम देख पा रहे हैं, 21 और 22, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार पढ़ के इलस्ट्रेशन 21 और 22 को बस ऐसे ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बुक से ही पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ताकि कम से कम वो सिंपल में हम लोग को ये लगे कि हाँ चलो एक बार कर लिए हैं, है ना। तो इसमें भी कोई डाउट होगा तो फिर आप हमको बताएंगे, क्योंकि अब तो मेनली फॉर्मूला ड्रिवन है, क्योंकि हम लोग अब समझ चुके हैं ना जैसे मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का जो पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। बुक में लास्ट पार्ट जो है, ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो है सेल्स वेरिएंस, है ना, या दूसरा प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स या प्रॉफिट वेरिएंस। तो जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब मटेरियल और लेबर में स्टैंडर्ड वेरिएंस को देखे, उसी तरह हम लोग इसको दूसरे एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, जैसे बुक में बताया हुआ ना, स्टोरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इन एनालिसिस में सेल्स वेरिएंस को इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट उससे तय होता है और हमारा कितना स्टेबल है कंसर्न, मतलब सेल्स जनरेट होगा तब ना हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो सेल्स वेरिएंस इंपॉर्टेंट है क्या देखने के लिए, सेल्स परफॉर्मेंस किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो सेल्स वेरिएंस से क्या आप कर सकते हैं, क्या फायदा है, हम लोग अपने सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा है या कितना वेरिएंस आ रहा है जितना हम लोग अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, और इससे हम अपना प्रॉफिट का चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट करने का बताया जा रहा है, दो बेसिस है, टर्नओवर या सेल्स वैल्यू, ठीक है, टर्नओवर या सेल्स वैल्यू मेथड, और दूसरा जो है वो है प्रॉफिट या सेल्स मार्जिन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, प्रॉफिट और सेल्स मार्जिन मेथड, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम लोग बढ़ते हैं आगे तो आप देखिए इसमें कि टर्नओवर या सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे वैल्यू वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम, क्वांटिटी, मिक्स वेरिएंस, ठीक है, और उनका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले कवर किए उसी तरह का है, ठीक है। और फिर प्रॉफिट और सेल्स मार्जिन वेरिएंस में भी अलग है, अलग अलग
ठीक है, फॉर्मूलाज है वैल्यू वेरिएंस का, फिर प्राइस, वॉल्यूम, मिक्स, कॉस्ट और क्वांटिटी वेरिएंस का। ठीक है, और ऐसे सिलेबस का बात करें तो हमारा सेल्स वेरिएंस पर्टिकुलरली सिलेबस में नहीं है अभी के लिए, जो एमकॉम का है उसमें है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल्स वेरिएंस जो है उसको बस हम लोग उसका एक बार रीड कर लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वेरिएंस का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम तो सेल्स वेरिएंस भी उसमें आता है। ठीक है, तो कम से कम थ्योरी के लिए ये सेल्स वेरिएंस का हम प्रिपेयर कर लेंगे कि एक्सप्लेन अगर आया स्टैंडर्ड वेरिएंसेस, ठीक है, या वेरिएंस के बारे में आप लिखिए तो उस केस में हम सेल्स वेरिएंस के बारे में भी लिखेंगे। मतलब थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या वेरिएंस है, कम से कम इतना नाम हम कर ले तो ठीक रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सीखने के पर्पज से तो आप एक बार इसको भी पूरा पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस एनालिसिस का पार्ट, कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट। तो हमारा जो थ्योरी के लिए पहले क्वेश्चन तो हम लोग ले चुके हैं, लिख चुके हैं, है ना। क्या क्या क्वेश्चन था थ्योरी के लिए? पहला, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट और मतलब व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड राइट इट्स फीचर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो पहले ये हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, कॉमा फीचर्स, फीचर्स, फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, या एरियाज इन विच स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूजफुल। ठीक है, और उसका उनका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग जो देखे थे थ्योरी में क्या था? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चाहे वो क्या हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, या ओवरहेड हो, या हम सेल्स या प्रॉफिट का बात करें। बस इसमें हमको ध्यान देना है क्या कि फेवरेबल कब होता है? कॉस्ट के केस में, जैसे इन तीनों के केस में फेवरेबल कब होता है? जब हमारा स्टैंडर्ड वो उस स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, वो ज्यादा हो गया एक्चुअल कॉस्ट से। जब तब ना फायदा होगा, क्योंकि हम क्या किया, एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, कम रहा, कम रहा मतलब क्या हुआ, वो हमारे लिए फेवरेबल है। और सेल्स या प्रॉफिट के केस में कब? जब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट या सेल्स ज्यादा हो, किससे? स्टैंडर्ड से, तो तभी ना हमको फायदा होगा। ठीक है, तो ये इस पे ध्यान देना है, तब फेवरेबल है हमारे लिए। ठीक है, और फिर हम लोग का लास्ट टॉपिक है मेनली एमकॉम के लिए, हालांकि वो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। वो क्या है? मैनेजरियल यूज ऑफ वेरिएंसेस। मैनेजरियल यूज ऑफ वेरिएंसेस की तो मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं वो इन वेरिएंसेस का कैसे फायदा उठाते हैं, है ना, जो भी इस से कंसर्न्ड है, इस कॉस्टिंग टेक्निक से। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं? वेरिएंस देखते हैं तब ना पता चलता है कि हम लोग कहाँ हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस निखार सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक क्या हो गया, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम लोग। फिर क्या हो गया कि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार हम देखें कि मेरा कॉस्ट कहाँ जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग हम कर सकते हैं, है ना, प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, और बजटिंग कर सकते हैं वेरिएंस को देख के कि कैसा करना चाहिए। और ठीक है, फिर क्या है, प्राइसिंग का डिसीजन ले सकते हैं हम लोग कि कैसा प्राइस होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर सकते, हम लोग इम्पोर्टेंट एरियाज पे, जिसको मेनली बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, उस पे हम फोकस कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
ठीक है? ठीक है? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वहाँ पे हम लोग फ़ोकस कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली लिख दिया गया है और इवन बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर क्योंकि हमारा थ्योरी आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस का फ़ायदा क्या होता है? तो मैनेजर्स और जो मैनेजमेंट पोज़ीशन पे है इसका कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा कवर हो गया जो पार्ट है कुछ होमवर्क जो है वो आप देखिए और जो भी डाउट्स होगा हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है? तो और तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है? ओवरऑल हम लोग देख लिए इसको। ठीक है? तो थ्योरी भी आप पढ़िए, समझिए, है ना? उससे बेस होता है, सिर्फ़ बनाना ही पर्पस नहीं होना चाहिए कि हम बस सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ के क्या होता है उससे और आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बेटर लगता है ना? कि हम अब सीख रहे हैं वो चीज़। ठीक है? तो ओवरऑल सीखना बेटर है। सिर्फ़ सॉल्व कर रहे हैं एक फ़ॉर्मूला करके तो उससे नहीं, कुछ समझ भी ले, क्यों है ये, क्या है, इससे क्या पता चलता है, फ़ेवरेबल अनफ़ेवरेबल क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? जैसे अभी डिस्कस किया ना कि स्टैंडर्ड में अगर ज़्यादा आया कॉस्ट वाले चीज़ों में, तो वहाँ क्या होता है हमारे लिए फ़ेवरेबल है और एक्चुअल वाला ज़्यादा आया इनकम वाले चीज़ों में, सेल्स में, प्रॉफ़िट में, तो उसमें क्या होता है हमारा वो फ़ेवरेबल है। तो जो कॉन्सेप्ट ऐसे समझते हैं हम लोग, तो वो कैसे समझेंगे? रीड करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, पहले-पहले दिक्कत होगा आपको, शुरू-शुरू बनाएँगे तो अ, उतना क्लैरिटी नहीं रहता है, लेकिन जैसे-जैसे बनाते जाते हैं और साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो क्या होता है क्लैरिटी आता है। ठीक है? ठीक है फिर, थैंक यू सबको।